तो चलिए दोस्तों, आज हमारा वेक्टर स्पेस पे लेक्चर 2 होगा। और पिछले लेक्चर में हमने डिटेल में इस वेक्टर स्पेस जो कि लीनियर अलजेब्रा का एक चैप्टर है, वो बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। जब तक हमें वेक्टर स्पेस के बारे में नॉलेज नहीं होगी तब तक हम आगे के टॉपिक्स को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे या हमें परेशानियां वहाँ पे उठानी पड़ेंगी। तो आज हमारा लेक्चर 2 है इस टॉपिक पे, और लेक्चर 1 में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इस वेक्टर स्पेस का जो इतना बड़ा कोर्स अभी हम रिलीज़ कर रहे हैं, बना रहे हैं, जो ये चैप्टर है वो अपने आप में बड़ा है और इसके अंदर कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हमें डिस्कस करना है वो हम लेक्चर 1 में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम बेसिकली लेक्चर 2 पर आ गए हैं और आज हम स्टार्ट कर देंगे कि हमको पढ़ना क्या क्या है। तो दिस इज़ अ लेक्चर नंबर 2। तो आज हम वेक्टर स्पेस का इंट्रोडक्शन लेंगे कि मैथमेटिक्स में वेक्टर स्पेस किसे कहते हैं। और आज हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि हमने वेक्टर स्पेस तो पढ़ना ही है, बट उसके साथ साथ अगर मैं थोड़ा सा ये कलर चेंज करता हूँ, उसके साथ साथ लीनियर अलजेब्रा क्या होता है मैथमेटिक्स में, ये कौन सी मैथमेटिक्स की ब्रांच होती है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम्स मूव्स टू द नेक्स्ट सेक्शन। तो समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए कुछ टॉपिक्स थे जो हम ऑलरेडी पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। अब वेक्टर स्पेस ये ऑलरेडी हम सब डिस्कस कर चुके हैं। तो हम सीधे अब आगे बढ़ते हैं और आज का टॉपिक इंट्रोडक्शन टू द वेक्टर स्पेस को स्टार्ट करते हैं। सो टॉपिक इज इंट्रोडक्शन टू द वेक्टर स्पेस। तो वेक्टर स्पेस हम इतनी देर से बोल रहे हैं, पिछले लेक्चर में भी हमने 30 मिनट वेक्टर स्पेस और वो वेक्टर स्पेस के टॉपिक्स को देखा है। मेरे ख्याल से आधे घंटे से भी ज़्यादा का वीडियो था वो। तो आप लोग बोर ना हो इसलिए छोटे वीडियोस निकाल रहे हैं। हम लोग 1 घंटे तक की वीडियो नहीं बनाएंगे, कम ही मिनट की वीडियोस रहेंगी, लेंदी वीडियोस नहीं होगी, छोटी वीडियो होंगी ताकि आपको पढ़ने में मज़ा आए। तो फटाफट समझ लेते हैं। इंट्रोडक्शन टू द वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस सबसे पहले अगर हमको वेक्टर स्पेस के बारे में पढ़ना है तो हमें पता होना चाहिए कि वेक्टर्स क्या होते हैं। हमें पता होना चाहिए कि वेक्टर्स क्या होते हैं। अब वेक्टर्स आप क्लास 11 में पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 12 में भी पढ़ते आ रहे हैं। क्लास 12 में तो वेक्टर पे पूरा एक मैथमेटिक्स में ही चैप्टर है, और फिजिक्स में तो आप वेक्टर्स पढ़ते ही आ रहे हैं। तो आपको वेक्टर के बारे में काफ़ी अच्छी खासी नॉलेज है। वेक्टर क्या होता है ये आपको पता है। जैसे यहाँ पे देखिए, इस फिगर में अगर मैं दिखाना चाहूँ, मैं इसको कलर चेंज कर लेता हूँ। अगर आप इस फिगर में देखिए, इसको हम जूम करते हैं थोड़ा। इस फिगर में देखिए, जो ये फिगर है यहाँ पे, इस तरफ देखिए कि एक वेक्टर है W, और इस ऐसे जो है एक वेक्टर है V। तो एक वेक्टर V है और एक वेक्टर हॉरिजॉन्टल में W है। अगर हम पैरेललोग्राम कंप्लीट करें, ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, अगर हम पैरेललोग्राम कंप्लीट करें तो ऐसे हम ख़त्म करेंगे, मतलब इस तरीके से आपका पैरेललोग्राम कंप्लीट होगा। तो इन दोनों वेक्टर्स यानी V और W का जो रिजल्टेंट आएगा, इन दोनों वेक्टर्स V और W का जो रिजल्टेंट आएगा वो डायगोनली आएगा, वो डायगोनली आएगा। तो वही कहने की बात है। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वेक्टर V है, ये वेक्टर V है, ये वेक्टर W है, तो इसका जो रिजल्टेंट है वो इस तरफ है। इस रिजल्टेंट को हम क्या कर सकते हैं, ज़रा देखिए। अगर मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ ऐसे, दिस इज V, दिस इज W एंड इट इज़ द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर, और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे लेट्स सपोज R से। तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा तो वेक्टर V और वेक्टर W का, इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा V प्लस W। क्लियर है? ये आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। 11th 12th में आपने अच्छे से पढ़ा है, फिजिक्स में भी पढ़ा है।
और मैथ में भी पढ़ा है। तो रिजल्टेंट इस तरीके से हम किसी भी वेक्टर्स, दो वेक्टर्स का लिखते हैं। तो ये आपने वेक्टर में नॉलेज ले रखी है। सो दिस इज द वेक्टर, इनको कहते हैं हम वेक्टर। अब दो कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि मैथमेटिक्स में और फिजिक्स में अगर हम वेक्टर स्पेस की बात कर रहे हैं, मैथमेटिक्स में और फिजिक्स में अगर हम वेक्टर स्पेस की बात कर रहे हैं, तो ये वेक्टर स्पेस कहाँ का टॉपिक है? ये वेक्टर स्पेस आपको सभी को पता है। ये वेक्टर स्पेस जो है, जो हम वेक्टर स्पेस को डील कर रहे हैं, हम इसको पढ़ रहे हैं लीनियर अलजेब्रा में। हम इसमें वेक्टर स्पेस को पढ़ रहे हैं लीनियर अलजेब्रा में। तो चूंकि हम वेक्टर स्पेस की जो स्टडी है लीनियर अलजेब्रा में कर रहे हैं, तो इसको हम जो है कभी कभी क्या कहते हैं, लीनियर स्पेस। इसको हम कभी कभी लीनियर स्पेस का नाम दे देते हैं। अगर आपको दिख नहीं रहा हो तो एक मिनट, इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ। तो इसको हम कभी कभी लीनियर स्पेस भी लिख देते हैं, लीनियर स्पेस। चूँकि हम वेक्टर स्पेस की जो स्टडी है वो लीनियर अलजेब्रा में कर रहे हैं, तो इस वेक्टर स्पेस का जो नाम है, इसको हम लीनियर स्पेस का भी नाम देते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मुझे आपको बतानी थी। अब जो दूसरी चीज़ है कि इसमें कुछ और भी डायग्राम है। जैसे एक डायग्राम के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, जो कि वेक्टर वी और वेक्टर डब्ल्यू वाला है। अब ये सेकंड डायग्राम ज़रा देखिए। इस डायग्राम में कुछ है नहीं। अगर आप देखें, सपोज करिए कि जहाँ जहाँ पे ये एरो है, जहाँ जहाँ पे ये एरो वाली लाइन है, वो जो एरो वाली लाइन है वो तरीके से किसी एक पॉइंट फिक्स पे है। तो मान लीजिए जिस फिक्स पॉइंट से इसकी बात हो रही है, इस फिक्स पॉइंट को हम कह देते हैं ओरिजिन। अगर ये ओरिजिन है सर, तो यहाँ से देखिए सारी लाइन निकल रही है और वहाँ पे एरो फिक्स है। तो अगर हम किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम वेक्टर वी को ही रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, इसको मैं फिर से जूम करता हूँ। अगर हम वेक्टर वी को ही रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, तो मान लीजिए यहाँ पे वेक्टर वी है, यहाँ पे वेक्टर डब्ल्यू होगा, ऐसे ही वहाँ पे वेक्टर जेड होगा, ऐसे ही यहाँ पे वेक्टर क्या होगा, कुछ भी होगा, एक्स मान लीजिए, ऐसे यहाँ पे वेक्टर क्या होगा, वाई होगा। तो जितने भी ये एरोस जा रहे हैं, वहाँ पे हर एक जो ओरिजिन से लाइन जा रही है एरो वाली, वो एक तरीके से वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है। यानी जितने भी आप एरो देख रहे हैं वो हर एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस सिस्टम में हर एक एरो एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। कहने की बात बस इतनी सी है, तो आप समझ गए होंगे। जैसे अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो आपने लोअर क्लासेस में पढ़ रखा है कि हम वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। वेक्टर को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये इसका हेड हो गया, इसको हम हेड कहते थे, और जो ये इसका जो बैक पोर्शन है इसको हम कहते हैं टेल। तो किसी भी वेक्टर्स को हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और वो ये इसी फिगर में दिखाया गया है। तो आई थिंक अभी आपको क्लियर हो गया होगा। और फिर आते हैं हम तीसरे डायग्राम में, और तीसरे डायग्राम में अगर आप देखना चाहें तो काफ़ी कुछ क्लियर है। जैसे अगर आप तीसरा डायग्राम देख पा रहे हो, तो इसमें क्या कह रहा है ज़रा देखिए। इसमें तीन प्लेन की बात हुई है। एक ये ब्लैक वाला प्लेन है, इसको मैं ब्लैक कलर से लिखता हूँ। एक ये प्लेन है, इसका प्लेन अगर हम प्लेन नंबर 1। फिर एक प्लेन और है येलो वाला, प्लेन नंबर 2। और फिर एक प्लेन ग्रीन वाला है, प्लेन नंबर 3। अगर हम इसको लीनियर अलजेब्रा के रूप में देखें, अगर हमको लीनियर अलजेब्रा समझना है, तो ये 3D स्पेस की बात हो रही है। ये 3D स्पेस की बात हो रही है। अगर आप समझ पा रहे हो, इसको 3D में रिप्रेजेंट किया गया है। मतलब तीन प्लेन हैं और तीनों प्लेन 3D में रिप्रेजेंट किए गए। और अगर आप इसका नामकरण करना चाहें तो ये 3D में है, पहले चीज़ तो ये। और ये 3D, अगर आप भी वेक्टर पढ़ रहे हो, वेक्टर स्पेस पढ़ रहे हो, तो मैं भी आपको पढ़ाऊंगा यूक्लिडियन स्पेस। तो आप इसको इन 3D यूक्लिडियन स्पेस भी बोल सकते हैं। 3D यूक्लिडियन
स्पेस। तो आप इसको एक 3D यूक्लिडियन स्पेस का नाम भी दे सकते हैं। तो क्या कह रहा है, जो तीनों प्लेन है, प्लेन नंबर 1, प्लेन नंबर 2, प्लेन नंबर 3, ये एक तरीके से क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सॉल्यूशन टू द लीनियर इक्वेशन। जैसे अगर ये प्लेन नंबर 1 है तो इससे कुछ प्लेन की इक्वेशन होगी, प्लेन नंबर 2 है उसकी भी प्लेन की इक्वेशन होगी, और प्लेन नंबर 3 की भी कुछ इक्वेशन होगी। तो ये तीनों ही प्लेन क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सॉल्यूशन टू द लीनियर इक्वेशन, और जो इक्वेशन होगी वो लीनियर में होगी। तो ये तीनों ही प्लेन किसी न किसी लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर आप तीनों प्लेन की इंटरसेक्शन की बात करें, अगर आप तीनों प्लेन की इंटरसेक्शन की बात करें, यहाँ पे देखिए तीनों प्लेन कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट हो रहे हैं, और आप देख पा रहे होंगे इस जगह। अगर आप तीनों ही प्लेन की इंटरसेक्शन की बात करें तो जहाँ पे तीनों प्लेन इंटरसेक्ट हो रहे हैं वहाँ पे आपको कॉमन सॉल्यूशन मिलेगा। जहाँ पे ये प्लेन तीनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं वहाँ पे आपको कॉमन सॉल्यूशन मिलेगा। जैसे यहाँ पे ब्लू, जो ये ब्लू लाइन है, जो ये ब्लू लाइन है, ये जो ब्लू लाइन है, ये इनका कॉमन सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि ये जो ब्लू लाइन है वो इन तीनों प्लेन के इंटरसेक्शन से एक यूनिक पॉइंट को शो कर रहा है। प्लेन नंबर 1, प्लेन नंबर 2, प्लेन नंबर 3 इंटरसेक्ट हुए, और यहाँ पे इंटरसेक्ट होते नजर आ रहे हैं, और जहाँ पे भी ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं वहाँ पे एक कॉमन सॉल्यूशन मिलेगा जो इन तीनों प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इस बात का भी ध्यान दीजिएगा भाई, अगर ये तीनों प्लेन के इंटरसेक्शन से आ रहा है, कॉमन पॉइंट है, और इन तीनों प्लेन की इंटरसेक्शन से चूंकि कॉमन पॉइंट आ रहा है, कॉमन सॉल्यूशन आ रहा है, तो वो इन तीनों प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, प्लेन नंबर 1 की इक्वेशन को भी, प्लेन नंबर 2 की इक्वेशन को भी, प्लेन नंबर 3 की इक्वेशन। और ये जो ब्लू लाइन है वो उसी कॉमन सॉल्यूशन को शो कर रहा है, उसी यूनिक पॉइंट को शो कर रहा है। तो ये बात हो गई इस फिगर की, यानी इन तीनों फिगर की हमने अच्छे से बात कर ली। तो थोड़ा और बातें करते हैं। तो ये बातें हो गई इन फिगर्स के बाद में, मैंने बता दिया कि वेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर ये 3 प्लेन हैं, 3D में है, तो ये किस तरीके से इनका सॉल्यूशन हम देख सकते हैं, लीनियर अलजेब्रा के रूप में भी हमने दिखा दिया, और हमने इस वेक्टर्स को भी रिप्रेजेंट करना सिखा दिया, और हमने यहाँ पे किसी वेक्टर v और w को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं ये भी दिखा दिया। जैसे यहाँ पे देखिए ऊपर वाले फिगर में, इस केस में ऊपर वाले फिगर में वेक्टर v है, वेक्टर w है, तो रिजल्टेंट v प्लस w हो गया। नीचे वाले फिगर केस में वेक्टर v है, और इस तरफ क्या है कि जो वेक्टर w का मैग्नीट्यूड है वो डबल है, v से डबल है, वेक्टर w का जो मैग्नीट्यूड है v से डबल है, तो इसका रिजल्टेंट कुछ और नहीं बस v प्लस 2w हो जाएगा। और अगर यहाँ पे 3 होता तो v प्लस 3w हो जाता। तो ये चीज़ें हैं जो हमें ध्यान देनी है। चलिए, तो लीनियर अलजेब्रा की अगर हम बात करें, अगर हम लीनियर अलजेब्रा की बात करें, कोई पेज खाली नहीं है क्या? चलिए इसी में दिखाते हैं। अगर हम सिर्फ लीनियर अलजेब्रा की बात करें तो हम क्या कह सकते हैं? लीनियर अलजेब्रा मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ, आप लिख लीजिए, ज़्यादा अच्छा होगा। लीनियर अलजेब्रा is the branch of mathematics, is the branch of mathematics। अभी मेरे पास एक पेन नहीं है जिसकी वजह से राइटिंग में कम थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, बट आप समझ जाइए जो मैं बोल रहा हूँ उसके थ्रू आप लिखते रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं हो। तो लीनियर अलजेब्रा क्या है? ब्रांच है मैथमेटिक्स की, और ये मैथमेटिक्स की बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है। इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि लीनियर अलजेब्रा इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ये किस तरीके का ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। ये ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है जिसमें हम कंसर्न करते हैं, कंसर्निंग सच एज, जब आप वो वाली लाइन लिख लेंगे, लीनियर अलजेब्रा इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स कंसर्निंग सच एज, कलर चेंज कर देते हैं अगर आपको दिख नहीं रहा होगा, रेड कलर, सच एज a1x1 प्लस a2x2 प्लस डॉट 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 प्लस anxn इज इक्वल टू सम वेक्टर b। ठीक है,
A1X1 यानी ये कॉम्बिनेशन है, लीनियरली कॉम्बिनेशन है, ध्यान दीजिएगा, इसलिए इसको लीनियर अलजेब्रा कहा गया है। यहाँ पे जो आप किसी भी नंबर्स का आप दे सकते हैं, अब चाहे वो, अब देखिए यहाँ पे x1 x2 वेक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है, वेक्टर्स की भी बात हो सकती है, और जो A1 A2 है यहाँ पे स्केलर्स की बात हो रही है। इस बात का भी आप ध्यान दे सकते हैं कि पहले स्केलर का मल्टीप्लिकेशन होगा, यानी पहले नंबर पे जो आएगा, यानी जो A1 है वो स्केलर होगा और x1 हमारा वेक्टर हो। तो यहाँ पे हम जो स्केलर और वेक्टर्स का कॉम्बिनेशन ले रहे हैं वो लीनियर ले रहे हैं, ठीक है, लीनियर ले रहे हैं, तो इसलिए इसको लीनियर अलजेब्रा का नाम दिया है। तो किस तरीके से लीनियर अलजेब्रा कंसर्न कर रहा है, A1 x1 A2 x2 प्लस डॉट 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 चलता जाएगा, an xn विच इज इक्वल टू समथिंग b, कोई दूसरा वेक्टर होगा जो भी आएगा इनके लीनियर कॉम्बिनेशन के रिजल्ट से, ठीक है। अगर हम लीनियर मैप की बात करें, अगर हम लीनियर मैप की बात करें, अगर हम लीनियर मैप की बात करें तो लीनियर मैप नेक्स्ट टाइम से मैं एक ब्लैंक शीट भी लेके आऊँगा ताकि दिक्कत ना हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि ब्लैंक शीट की जरूरत पड़ेगी। लीनियर मैप्स सच एस, ये सच एस है, लीनियर मैप सच एस, अगर हमारे पास x1 है कॉमा डॉट 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 xn तक हमारे पास कुछ है वेक्टर्स हैं, ठीक है, हमारे पास ये है, और इसकी मैपिंग जो है हम करते हैं तो हमको जो रिजल्ट मिलता है वो मान लीजिए A1 x1 फिर से A2 x2 प्लस डॉट 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 प्लस an xn मिलता है। तो ये तरीके से हो गया कि हमारे पास कोई x1 से लेके xn तक वेक्टर्स हैं, अगर हम इनकी लीनियर मैपिंग करें तो हमको रिजल्ट क्या मिल सकता है, A1 x1 प्लस A2 x2 प्लस डॉट 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 प्लस an xn तक हमें मिलेगी। इनका जो रिप्रेजेंटेशन है हम वेक्टर स्पेस में कर सकते हैं, और इसका हम वेक्टर स्पेस में अच्छे से यूज़ करेंगे। जब हम लीनियर कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। और सिर्फ वेक्टर स्पेस के थ्रू ही हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, हम इनको मैट्रिक्स के रूप में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैट्रिक्स के रूप में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो हम मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में बात करेंगे। मैट्रिक्स के रूप में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो हम मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में बात करेंगे। तो ये बातें हो गई, कुछ और बातें करते हैं। और आपको बता दें कि अगर आप सिर्फ लीनियर अलजेब्रा की बात कर रहे हैं तो ये सेंट्रल पॉइंट हो जाता है ऑल एरियाज ऑफ मैथमेटिक्स। अगर आप मैथमेटिक्स के सारे एरियाज की बात कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ इसका जो है अलजेब्रा का हर एक तरीके से यूज है। और आपने अलजेब्रा लोअर क्लासेस में पढ़ रखी हैं तो आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंस ये हर एक मैथमेटिक्स की फील्ड में कवर किए हुए हैं, सेंट्रल किए हुए हैं। और इसका फंडामेंटल यूज़ भी है। अगर आप मॉडर्न प्रेजेंटेशन की बात करें तो लीनियर अलजेब्रा का हम यूज़ ज्योमेट्री में भी दे सकते हैं, लीनियर अलजेब्रा का हम यूज़ ज्योमेट्री में भी दे सकते हैं। और जैसे कि आप किसी भी ज्योमेट्री में क्या इंक्लूड है, ज्योमेट्री में हम लाइंस की बात कर सकते हैं, ठीक है। हम प्लेन्स, जैसा अभी हमने प्लेन्स में देखा है, ये प्लेन का ही फिगर था बीच में, लाइंस, प्लेन्स और उनके रोटेशंस की भी बात हम लीनियर अलजेब्रा के थ्रू कर सकते हैं। तो ये चीज़ें लीनियर अलजेब्रा के बारे में थी, और उम्मीद है कि लीनियर अलजेब्रा क्या होता है और ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है जो A1 x1 प्लस A2 x2 प्लस डॉट डॉट कुछ इस तरीके कॉम्बिनेशन को कंसर्न करती है, ठीक है, बताती है। तो वीडियो जो है वेक्टर स्पेस में है, तो वेक्टर स्पेस के बारे में भी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं, सिर्फ हवाई बातें नहीं करनी चाहिए। तो वेक्टर स्पेस, मैंने वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करना बता दिया। वेक्टर स्पेस को हम लीनियर स्पेस भी कहते हैं, ठीक है, अभी बताया मैंने कि वेक्टर स्पेस को हम आल्सो नोन एज लीनियर स्पेस, और लीनियर अलजेब्रा में है तो लीनियर स्पेस तो नाम हो ही जाएगा। तो वेक्टर स्पेस को हम लीनियर स्पेस भी कहते हैं। और वेक्टर स्पेस वेक्टर्स एलिमेंट का सेट होता है। वेक्टर स्पेस इस तरीके का सेट होता है, जैसे अगर मैं वेक्टर स्पेस को रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो मान लीजिए सेट है
तो ये वेक्टर स्पेस किस तरीके का सेट होता है, इसमें वो एलिमेंट्स आएंगे, वो एलिमेंट सेट बनाएंगे जो वेक्टर्स होंगे। यानी वेक्टर स्पेस में जो वेक्टर स्पेस के तरीके से सेट होता है, ठीक है, लीनियर स्पेस में, और जो वेक्टर स्पेस में एलिमेंट्स आएंगे, इस सेट के अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे वो कुछ और नहीं वेक्टर्स ही आएंगे। तो v1 v2 मैं नाम दे देता हूँ, मान लीजिए vn तक है, कुछ फाइनाइट सेट ऑफ वेक्टर्स है हमारे पास v1 v2 vn। तो ये जो सेट बनाएगा वो वेक्टर स्पेस बनाएगा। तो इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं, सेट के अंदर एलिमेंट आपको पता होंगे, आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है कि सेट के अंदर जो ऑब्जेक्ट होते हैं, सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो सेट के एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो सेट के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स होंगे वो उनके एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो यहाँ पे वेक्टर स्पेस का सेट है, तो इसके जो एलिमेंट्स हो गए वो वेक्टर्स कहलाएंगे। तो अगर मैं इसको अलग से लिखना चाहूँ तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि v1 v2 डॉट डॉट vn, ये क्या हो गए, ये आपके हो गए वेक्टर्स। इन्हें हम कहते हैं वेक्टर्स। तो मैं इसको इस तरह रिप्रेजेंट कर देता हूँ, इनको हम कहते हैं वेक्टर्स। तो v1 v2 vn जितने भी हमने एलिमेंट्स लिए हैं इस सेट में, ये वेक्टर्स हैं। तो वेक्टर स्पेस के सेट में कौन से एलिमेंट्स होंगे, वेक्टर्स एलिमेंट्स। दूसरी चीज़ क्या समझने वाली है, दूसरी चीज़ ये समझने वाली है, उसको भी ध्यान दीजिए। दूसरी चीज़ ये समझने वाली है कि अगर हमारे पास वेक्टर्स दिए हुए हैं, ठीक है, अगर हमारे पास v1 v2 डॉट 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 vn करके वेक्टर्स दिए हुए हैं, अगर हम इसमें कुछ ऐड करें, इन सबको हम ऐड भी कर सकते हैं और इन सबको हम किसी ना किसी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर हम वेक्टर्स को वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर ही मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो जैसे मान लीजिए अगर हम v1 प्लस v2 करते हैं, अगर हम v1 प्लस v2 करते हैं तो मान लीजिए हमको v3 मिलता है, तो हम दो वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं और हम जो दो वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, वेक्टर्स मिलेगा। तो हम वेक्टर्स को ऐड भी कर सकते हैं, उनके दोनों तीन एलिमेंट्स को जोड़ के। हो सकता है सारे एलिमेंट्स को जोड़ दें, v1 प्लस v2 प्लस डॉट डॉट प्लस vn। तो इस तरीके का काम भी कर सकते हैं और हम किन्हीं दो एलिमेंट को या किसी भी एलिमेंट को किसी से भी जोड़ सकते हैं। तो एलिमेंट्स इन वेक्टर स्पेस सेट कॉल्ड वेक्टर्स मे बी एडेड टुगेदर, उनको हम ऐड भी कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ क्या कर सकते हैं, जरा देखते हैं। हम किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, हम किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। मतलब अगर हमारे पास कोई स्केलर a है, अगर हम स्केलर को a नाम दे रहे हैं और हमारे पास मान लीजिए बहुत ढेर सारे स्केलर्स हैं, a1 a2 डॉट डॉट an। अगर हमारे पास स्केलर नंबर्स दिए हुए हैं और स्केलर नंबर्स को हम a1 a2 an से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर ये हमारे पास नंबर्स जो हैं जिनको हम स्केलर का नाम दे रहे हैं, तो अगर हम इनमें वेक्टर्स का मल्टीप्लाई करें तो हम ये ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं वेक्टर स्पेस में। तो अगर वेक्टर स्पेस में जो एलिमेंट्स हैं v1 v2 vn, तो हम इनमें इन स्केलर का मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। तो a1 इंटू v1 आ जाएगा प्लस a2 इंटू v2 प्लस डॉट डॉट चलता जाएगा। तो अगर फाइनाइट है तो an vn तक जाएगा। तो मैं क्या कह रहा हूँ, देखिए यहाँ पे हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम किसी भी वेक्टर्स के एलिमेंट के थ्रू, चाहे वो v1 हो चाहे वो v2 हो, हम उसके जो वेक्टर्स के एलिमेंट है v1 v2, उनमें हम किसी स्केलर का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे v1 के साथ a1 का किया और v2 के साथ a2 का किया है, तो हम किन्हीं भी दो वेक्टर्स का या किन्हीं भी वेक्टर्स का किसी भी वेक्टर्स का किसी भी स्केलर के थ्रू मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। तो a set whose elements often called vectors in a vector space may be added together and multiplied by some number called scalar। अब ये काम कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, हम स्केलर को a1 a2 से क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वेक्टर्स को v1 v2 से क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये होता है, अभी मैं बताऊंगा जब मैं आपको फील्ड पढ़ाऊंगा, वेक्टर्स पढ़ाऊंगा, तो वहाँ पे आपको क्लियरिटी आएगी। तो ये बातें हो गई और इस बातों को आप नोट डाउन कर सकते हैं अपने नोट्स में। नोट्स आप बनाते चलें ज़्यादा अच्छा होगा। स्केलर्स जो अभी मैंने लिखे थे एक बार फिर से नोट करते हैं। स्केलर जो मैंने a1 a2
A3 डॉट डॉट AN। अगर फाइनाइट नंबर्स ऑफ हमारे पास स्केलर्स जो हैं, तो जितने भी A1 A2 A3 है ना सर, ये करते हैं रियल नंबर से बिलोंग। ये सारे के सारे स्केलर रियल नंबर में होंगे, ठीक है। तो ये जो स्केलर्स हैं वो रियल नंबर्स के हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर्स के भी हो सकते हैं, ठीक है। रियल नंबर के तो होंगे, जनरली हम रियल नंबर का ही यूज़ करेंगे कि जितने भी हम स्केलर यूज़ कर रहे हैं वेक्टर्स से मल्टीप्लाई करने में, वो रियल नंबर्स पे बिलोंग करेंगे, रियल नंबर में बिलोंग करेंगे, बट कैन बी कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, कैन बी कॉम्प्लेक्स नंबर। और अगर आप सिंपली इन स्केलर्स के एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, यानी A1 A2 AN जो स्केलर्स ले रहे हैं, ये फील्ड के एलिमेंट्स हम जनरली यूज़ करेंगे। जब हम वेक्टर स्पेस स्टार्ट कर देंगे तो ये जितने भी A1 A2 हैं ये फील्ड में बिलोंग करने लगेंगे, जिसको हम F से कहते हैं। फील्ड क्या होती है हम बाद में बताएंगे, तो इसलिए कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो तो मैं थोड़ा थोड़ा बताते चल रहा हूँ। और जितनी भी चीज़ मैं बताते चल रहा हूँ थोड़ा समझिएगा और नोट डाउन करते रहिएगा कि पहले तो मैंने बताया कि A1 A2 से लेके जितने भी मैंने AN लिए हैं, जितने भी ये स्केलर लिए हैं, ये रियल नंबर के तो होंगे ही होंगे, बट कैन बी एन एलिमेंट ऑफ फील्ड। ये फील्ड के भी एलिमेंट हो सकते हैं। फील्ड क्या होती है अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, तो ये फील्ड के भी एलिमेंट हो सकते हैं। तो क्या बातें कर ली जरा देखो। तो हमने बातें कर ली कि वेक्टर्स एडिशन क्या होता है, किन्हीं भी दो वेक्टर्स को जोड़ देंगे तो वेक्टर एडिशन हो जाएगा। तो हमने वेक्टर एडिशन की बातें कर ली। अगर हमारे पास वेक्टर्स हैं तो उनमें किसी भी स्केलर का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन की भी बात कर ली। हमने प्लस स्केलर मल्टीप्लिकेशन की भी बात कर ली। तो इतनी बातें कर ली। अब दूसरी चीज़ क्या है, अगर हमने वेक्टर एडिशन की बात, अच्छा जितने भी मैंने बता रहा हूँ ना, वेक्टर एडिशन है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, ये सारे ऑपरेशन वेक्टर स्पेस में परफॉर्म होंगे। ये सारी चीज़ें हमें करनी है, तो हम इससे बच नहीं सकते, हम इससे भाग नहीं सकते। हमें इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए और हम इसको बारे में समझेंगे भी। तो ये बातें हो गई। अब अगर हम वेक्टर्स में वेक्टर एडिशन कर रहे हैं और वेक्टर्स में किसी स्केलर का मल्टीप्लाई करके स्केलर मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो हम इनको जनरली क्या कर सकते हैं, हम इनको एक और नाम भी दे सकते हैं। अगर आप सुटेबल नहीं है बार बार वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहने में, तो आप इनको जनरली नाम दे सकते हैं क्या, अगर इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाए, यानी वेक्टर एडिशन, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ अब, वेक्टर एडिशन प्लस स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो इनको जनरली हम लिख सकते हैं क्या, इनको जनरली हम लिख सकते हैं वेक्टर एक्जियम। हम इनको लिख सकते हैं वेक्टर एक्जियम्स। एक्जियम्स क्या होते हैं, एक्जियम्स एक तरीके का थ्योरम टाइप का होता है, और एक्जियम्स वो स्टेटमेंट होते हैं जो प्रूवन है, जो मतलब हम प्रूफ नहीं कर सकते, वो ऑलरेडी प्रूफ्ड है, हमें उन्हें प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये एक्जियम्स होते हैं। अब वेक्टर स्पेस जो है, हमने बात करी थी अभी रियल स्केलर्स की, फिर हमने कहा था कि स्केलर नंबर कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, तो बातें कर ली हैं। अगर हम वेक्टर स्पेस की बात करें, तो वेक्टर स्पेस की अगर आप बात कर रहे हैं सर, तो किस तरीके से आप बात कर सकते हैं ज़रा देखो। तो एक हो सकता है रियल वेक्टर स्पेस, एक हो सकता है रियल वेक्टर स्पेस। रियल वेक्टर स्पेस में मतलब जो भी हम वेक्टर्स के एलिमेंट ले रहे हैं वो रियल नंबर है, यही हो सकता है। अगर हम रियल वेक्टर स्पेस कर रहे हैं तो हम जो भी एलिमेंट्स ले रहे हैं V1 V2, जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ, तो जो भी हम स्केलर्स ले रहे हैं, सॉरी जो भी हम वेक्टर्स ले रहे हैं V1 V2 डॉट 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 Vn, ये सारे कहाँ हैं, ये सारे रियल वेक्टर, मतलब सारे रियल वेक्टर्स हैं, ये सारे के सारे रियल वेक्टर्स हैं, मतलब रियल नंबर्स के वेक्टर्स। और इनको हम रियल कोऑर्डिनेट स्पेस भी कह सकते हैं, हम इसको रियल कोऑर्डिनेट स्पेस भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर आप किसी भी वेक्टर की बात कर रहे हैं तो वो वेक्टर्स क्या होता है, कोऑर्डिनेट में किसी पॉइंट को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। अगर कोई वेक्टर है तो पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और अगर कोई पॉइंट कोऑर्डिनेट में है, ठीक है, अगर वो पॉइंट किसी कोऑर्डिनेट में है या किसी स्पेस में है, तो वो एक वेक्टर को भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। नहीं समझ में आया? एक मिनट, मुझे लगता है कि आपको समझ में नहीं आया होगा इसके बारे में। जैसे मान लीजिए हमारे पास
ये हमारे पास है कुछ। अगर हमारे पास यहाँ पे कोई पॉइंट है तो ये पॉइंट इवन इस मान लीजिए 2D ही है, तो ये जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट जो है वेक्टर्स रिप्रेजेंट कर सकता है। मतलब ये पॉइंट जो है वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करेगा। और अगर मान लीजिए इस तरीके से कोई वेक्टर दिया होता ऑलरेडी, ठीक है, ये वेक्टर्स का रिप्रेजेंटेशन है और ये ओरिजिन से ले रहा हूँ तो ये पोजीशन वेक्टर भी हो जाएगा। तो ये पोजीशन वेक्टर उसका नाम है। अगर आप ओरिजिन से किसी पॉइंट से मिलाते हैं तो वो पोजीशन वेक्टर बन जाता है। तो अगर वेक्टर ही दिया होता तो भी वो किसी ना किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा होता। मतलब कोऑर्डिनेट में अगर कहीं पॉइंट है तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, और अगर वेक्टर है तो पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। कहने की बात ये है, ठीक है। तो रियल वेक्टर स्पेस भी हो सकता है, जिसको हमने रियल कोऑर्डिनेट स्पेस का नाम दिया है, और कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस भी हो सकता है। और अगर कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस होगा तो वो कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेट स्पेस का नाम देंगे। तो दो टाइप्स के वेक्टर स्पेस हम डिस्कस कर सकते हैं, दो टाइप्स के वेक्टर स्पेस को डिस्कस कर सकते हैं, जिसमें हम अभी तक हमने जो पढ़ा है वो रियल वेक्टर स्पेस पढ़ा है, जिसमें हम रियल जो भी हम वेक्टर्स लेंगे वो रियल नंबर्स होंगे। और कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस की अगर हम बात करेंगे तो जो भी हमारे पास वेक्टर्स होंगे वो कॉम्प्लेक्स होंगे, ठीक है। वेक्टर स्पेसेस जनरलाइजेस यूक्लिडियन स्पेस। अगर हम वेक्टर स्पेस की बात कर रहे हैं जनरली, तो हम यूक्लिडियन स्पेस की भी बात करेंगे। अब वही है, अभी मैंने यूक्लिडियन स्पेस का नाम लिखा था, तो कंफ्यूज मत होइए, हम यूक्लिडियन स्पेस की भी बात करेंगे। तो ये वेक्टर स्पेस की कहानी थी जो अभी तक मैंने बताई है आपको, कि कितने तरीके से हम वेक्टर स्पेस को समझ सकते हैं। लीनियर अलजेब्रा क्या होता है ये हमने देखा। और फिर वेक्टर स्पेस रियल वेक्टर स्पेस भी हो सकता है, जिसको हम रियल कोऑर्डिनेट स्पेस भी कहते हैं, और कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस भी हो सकता है, जिसको हम कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेट स्पेस भी कहते हैं। और अगर हम वेक्टर स्पेस को जनरलाइज कर दें तो वो यूक्लिडियन वेक्टर्स स्पेस बनता है। यानी इसको हम सिंपली कह सकते हैं यूक्लिडियन स्पेस। अगर हम वेक्टर स्पेस को जनरलाइज के थ्रू में बात करेंगे, इसको पढ़ेंगे, तो यूक्लिडियन स्पेस के रूप में पढ़ेंगे। और यूक्लिडियन स्पेस क्या होता है हम बाद में बात करेंगे। अभी आप अगर हम स्टार्टिंग में यूक्लिडियन स्पेस बता देंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो पॉइंट बाय पॉइंट चलेंगे। अभी हम फील्ड पढ़ेंगे, जिसमें हम स्केलर्स का डिस्कशन करेंगे, फील्ड के ऑपरेशंस पढ़ेंगे, एडिशन एज वेल एज मल्टीप्लिकेशन। फिर वेक्टर्स पढ़ेंगे, वेक्टर्स के ऑपरेशंस पढ़ेंगे, और फिर धीरे धीरे यूक्लिडियन स्पेस पे आगे बढ़ेंगे। तो ये हमारी पूरी जर्नी है, और हमने आपको टॉपिक्स की लिस्ट दे दी है, तो उससे के थ्रू चल रहे हैं हम, कहीं भाग नहीं रहे हैं, आराम से चलेंगे, कोर्स अच्छे से खत्म होगा। तो ये है वेक्टर स्पेस और लीनियर अलजेब्रा की कहानी। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में क्या करना है आप देख सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जो ये हेडिंग है व्हाट इज वेक्टर स्पेस, तो अगले, अब ये जो लेक्चर है काफ़ी बड़ा हो रहा है, तो उसको यहीं रखते हैं। अगले लेक्चर में हम वेक्टर स्पेस क्या होता है, फील्ड क्या होता है, उसके बारे में डिस्कशन शुरू करेंगे। और पहले तो समझेंगे कि फील्ड क्या होती है, देन वेक्टर स्पेस। तो आज के लिए बस इतना ही, पढ़ते रहिए। और पहला लेक्चर अगर आपने टॉपिक्स कितने हैं वेक्टर स्पेस में नहीं देखा है, तो उसका लिंक मैं भी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। गुड बाय, ऑल द बेस्ट।